हाय स्टूडेंट्स। आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट में सुषमा मिश्रा जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं ये चैप्टर असित दास गुप्ता के क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर ज्योमेट्री में चैप्टर 6 एरिया का आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो पे आपको आज एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा और पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एरिया चैप्टर में दिया क्या गया है, आपको क्या जानना है और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस एरिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, इस चैप्टर में क्या है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, जियोमेट्री में चैप्टर एरिया, है ना। इसमें हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप का किस शेप का एरिया निकाला जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट शेप में किस किस का एरिया कैसे कैसे निकाला जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि एरिया चैप्टर में किस फिगर का हम एरिया निकाल सकते हैं और किसी चीज़ का अगर हमको एरिया निकालना है तो क्या चीज़ ज़रूरी है और हम कैसे ईजिली उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम डिफरेंट और डिफ़िकल्ट फिगर भी रहेगा तो हम उसका एरिया कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस फिगर का हम एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि अगर कोई एक फिगर है, ये एक फिगर है, क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिंगल प्लेन में, एक ही प्लेन में, एक डायरेक्शन में ये लाइन बना हुआ है और ये ओपन फिगर है, इसलिए हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये ओपन फिगर है, ये कहीं से भी क्लोज नहीं है। अगर बंद रहेगा कहीं पर तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, ये एक फिगर है, क्या हम इसका एक एरिया निकाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये ओपन फिगर है। क्योंकि हमको ये पता ही नहीं चल रहा है ये ओपन फिगर का मतलब क्या है। इसका इसका मतलब ये है कि हम इसका पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है। हमको इतना सा निकालना है या हमको यहाँ से लेकर के पूरा इतना दूर का निकालना है या इतना दूर का निकालना है। मतलब ये एरिया ऐसा है कि ऐसे है कि ऐसा कुछ है, क्या किस तरह का कंप्लीट फिगर ये है ही नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि ये इसका हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। अगर हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले बात हमको समझना होगा कि कोई एक क्लोज फिगर हो, मतलब हमको कितना एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है। या अगर मैं बोलूँगा कि ऐसा एरिया, इसका एरिया बताइए, तो कैसे आप बता सकेंगे कि इसका एरिया का कितना निकालना है? इसका आंसर है नहीं निकल पाएगा, नो होगा। इसका आंसर इसका फिगर हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका एरिया क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये ओपन है, मतलब हमको पता नहीं चल रहा है कि इसका एरिया हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है। यहाँ पर इतना दूर तक निकालना है, ये किस जगह का, यहाँ से ऐसा एरिया निकालना है, ऐसे करके होना चाहिए। इसका लिमिट क्या है, लिमिट हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना दूर तक का लिमिट है, इसलिए हम ओपन फिगर का कभी भी हम नहीं निकाल सकते हैं एरिया। जैसे अगर ये है तो ये एक ओपन फिगर हो गया, इस फिगर का हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी ओपन हो गया, है ना। तो समझिए थोड़ा सा बात को कि अगर कोई फिगर है वो इस तरह का है तो इसका हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह का एरिया निकाल सकते हैं? जो फिगर क्लोज्ड हो, क्लोज्ड माने कोई भी साइड से खुला नहीं होना चाहिए, ऑल साइड क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ ये डिफरेंट टाइप का फिगर्स है जिसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। आप लोग क्लास 9 में हैं, तो क्लास 9 में अगर हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि ये इस फिगर्स का आप लोग नाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो बता दे रहा हूँ फिर भी। ट्राइंगल है ये, है ना। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा ये भी बताऊँगा,
है ना, लेकिन अगले वीडियो पर बता पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। ये ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम, और ये रोम्बस हो गया, ठीक है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, और ये ट्रेपेजियम और रोम्बस, ठीक है। तो हम लोग इस क्लोज्ड फिगर्स का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एरिया निकालना है क्लोज्ड फिगर्स का। तो सबसे पहला सबसे इजी हम लोग फिगर ले लेते हैं, वो है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल बहुत ही आसान होता है और सिंपल होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल को ले रहे हैं। रेक्टेंगल का लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे फिगर्स की तरफ। तो दूसरा नेक्स्ट फिगर और आसान है, वो है स्क्वायर। इसका क्या होता है, ऑल साइड्स सेम होता है, मीन्स क्या है, इसका साइड का मान लीजिए लेंथ कितना है, ए है, और इसका ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ भी कितना है, ए है। दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो जैसा कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जैसा ही शेप में दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बस इसका क्या है, ये लेंथ जो है ये इसका छोटा है। तो मान लीजिए ये लेंथ, ये एक लेंथ ऐसा हो गया, मान लीजिए ये इसका ब्रेथ साइड हो गया और ये इसका ब्रेथ साइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ करके सिर्फ हम इसको घसका करके से छोटा कर देंगे, है ना। तो ये सेम देखिए रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल ही है, बस इसका क्या होगा, लेंथ जो है कम हो जा रहा है। तो स्क्वायर को समझ लीजिए ये इतना दूर था, हम अगर बनाएंगे देख पाएंगे क्या, ये एक तरह का रेक्टेंगल ही है, बस इसका क्या गया है, क्या किया गया है, आधा इसका हटा दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करके अगर एक साइड को कम कर दे तो देखेंगे क्या कि ये एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल ही है, बट ये एक स्क्वायर शेप में, मीन्स क्या है, इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, जो फॉर्मूला रेक्टेंगल का होता है वही फॉर्मूला इस स्क्वायर के शेप में भी लगेगा। क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ क्या है, ए है, और ब्रेथ क्या है, ए है। तो हम लोग जानते हैं ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और ए मेरा क्या है, साइड है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सिमिलर फिगर है, जैसे ये एक फिगर है मान लीजिए, और ये कोई दूसरा फिगर है ना, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और सी। जैसे कि आप लोग पिछला चैप्टर्स में पढ़े होंगे, पी क्यू और आर। अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर से, तो हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों सेम हो गया। उस कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या है, सेम इन शेप एंड सेम इन साइज, है ना। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, शेप भी उसका सेम है और साइज भी उसका सेम है। तो उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर से, ठीक है। ये बात समझ में आया जी। तो ये थ्योरम याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे में जा कर के यूज़ होगा, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर में जो हम लोग प्रूफ करेंगे या हम लोग सॉल्व करेंगे, किसी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो हम लोग उसमें ये फॉर्मूला सबको पुट करना पड़ेगा, और वहाँ पर हो सकता है कि प्रूफ भी करना पड़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब को याद रखना है ना। मैं चैप्टर के लास्ट में एक आपको बॉक्स दूंगा, एक टेबल बना करके दूंगा, ठीक है, जिसपे सारे फिगर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जैसा 3D पर होता है ना। तो उस तरह का हम एक एरिया का पूरा चार्ट बना करके देंगे
कि किस कौन फिगर का क्या एरिया होता है ना, और उसका पेरीमीटर क्या होता है वो भी उस पर लिख करके दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी। अभी एक और टॉपिक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक ऐसा फिगर है जो कोई शेप में नहीं है, ठीक है, जो कोई शेप में नहीं है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, एक ये है, इसका क्या है, कोई शेप नहीं है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम, है ना। तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका पहला तो फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, है ना। इसका जो प्रोडक्ट डायगोनल जो होगा उसका प्रोडक्ट का हाफ जो होगा वो मेरा एरिया होता है। बट अभी हम लोग क्या जानेंगे, ये अगर ये एक ट्रेपेजियम है तो हम लोग इसका एरिया दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे इस चैप्टर में के माध्यम से, है ना। तो इसको हम लोग पहले चेंज कर देंगे दो फिगर्स पे। अब देखिए, ये ए बी सी और डी है, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी डी, ठीक है। और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बी सी और डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे इसका एरिया, और फिर एरिया निकालेंगे इसका, और दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इसको बोलते हैं एडिशन एक्सियोम्स फॉर एरिया। मीन्स क्या है, अगर हमको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी का, सॉरी ए बी डी का, प्लस करना होगा एरिया ट्रायंगल बी सी डी से, ठीक है। इस दोनों का एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसी से हम लोग आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। अच्छा, अभी इस चैप्टर में 3 थ्योरम दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं पेज नंबर G74 में थ्योरम 13 दिया हुआ है ना। थ्योरम 13 क्या बोलता है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। थ्योरम 13, ठीक है। इस पर क्या बोलता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और क्या है, ये दोनों, और एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है, ए बी सी और ये डी। अब इसका नाम दे देते हैं ई और इसका नाम एफ। तो आपको दिख पा रहा होगा कि एक पैरेललोग्राम तो ये हो गया, है ना, ए बी सी डी, ठीक है। और एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा आपको ई बी सी एफ, है ना, ई बी सी एफ। ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर दिए ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अच्छा, अब समझिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो होगा, है ना, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या होता है, इसका पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। वैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी एफ क्या क्या होगा, बेस इंटू हाइट। इसका जो बेस होगा इंटू इसका जो हाइट होगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग पहले जान जाते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस पर पैरेललोग्राम बनाया गया है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। मीन्स क्या है कि पैरेलल होगा। ये अगर हम ये इस लाइन को एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करके देखा जाए तो क्या देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इससे पैरेलल है ना, ये लाइन क्या है, इससे पैरेलल है, ठीक है। तो अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का हाइट क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या है, अगर हम मान लें इसको ओ
और इसको मान ले P, तो EO इक्वल टू DP होगा, है ना। दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का हाइट मेरा सेम हो गया, ये H जो हो गया वो दोनों सेम हो गया। और आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, एरिया ऑफ ABCD और यहाँ पर EBCD, तो ये BC जो है दोनों में कॉमन है, ये BC क्या है, दोनों में कॉमन है। और ये दोनों BC क्या है, इसका बेस है। मीन्स क्या हो गया, आपका हाइट भी सेम हो गया और बेस भी सेम हो गया, है ना। तो एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं फिगर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक पैरेललोग्राम हो गया और दूसरा पैरेललोग्राम ये हो गया, एक दूसरा पैरेललोग्राम, है ना। दूसरा पैरेललोग्राम को थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये ठीक है। नाम दे देता हूँ ABC और D, और यहाँ पर दे देते हैं नाम E, और यहाँ पर F, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेललोग्राम का दोनों साइड पैरेलल ही होता है, दोनों अपोजिट साइड्स। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF, ठीक है। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इस थ्योरम में, थ्योरम नंबर 13 पर यही बताया जा रहा है कि अगर कोई दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर खड़ा हो और उसका सेम पैरेलल लाइन पर हो, पैरेलल लाइन सेम होना चाहिए, इसका पैरेलल लाइन जो है, इसका पैरेलल लाइन सेम होना चाहिए, और बेस मेरा दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट से भी पैरेललोग्राम शुरू हो रहा है, ABCD भी यहीं से शुरू हो रहा है, और EBCD भी यहीं से, EBCF भी यहीं पर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस मेरा सेम होना चाहिए और ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कभी आता है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 13 पर बताया जा रहा है। अब जानते हैं नेक्स्ट थ्योरम है पेज नंबर G75 पर, वो थ्योरम है थ्योरम नंबर 14, ठीक है। थ्योरम नंबर 14 पर क्या बोलता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके बीच में कोई एक ट्रायंगल बनाया गया है। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फिगर हो सकता है कि इस तरह का भी फिगर हो सकता है, ठीक है। बस होना क्या चाहिए कि इसका जो ये बेस है, ये बेस वाला जो लाइन है, ये मेरा सेम होना चाहिए। जो पैरेललोग्राम है उसका बेस और ट्रायंगल का बेस सेम होना चाहिए, और इसका जो ट्रायंगल का जो हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट, वो पैरेलल लाइन के दूसरे अपोजिट साइड से टच करना चाहिए। बस यही कंडीशन है इसमें, ठीक है। ऐसा अगर कभी कंडीशन आए कि एक पैरेललोग्राम के अंदर में कोई एक ट्रायंगल है जो जिसका बेस सेम है और जिसका हाइट जो है ये पैरेललोग्राम के ये अदर साइड में, मतलब अपोजिट साइड पर टच कर रहा हो, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसको मान लेते हैं E, ठीक है। तो देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का रिलेशन क्या बनता है EBC से, ABCD से। तो इसका एरिया क्या होगा, आप देखिए हमेशा कि एक पैरेललोग्राम जो है, इसका इस साइड का ट्रायंगल और इस साइड वाले ट्रायंगल, मतलब ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये एक इस ये ट्रायंगल का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू होता है एरिया हाफ ऑफ, सॉरी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल
ई बी सी, ठीक है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी। मतलब क्या होगा, जो ये एरिया होगा पैरेललोग्राम का ए बी सी डी का, उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो मेरा क्या होगा, ये ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा ई बी सी का, ठीक है। समझ में आया। मान लीजिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी का कितना होगा, हाफ कर देंगे 10 का, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझने में आसानी करेगा, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए एक अलग से कॉपी पर। और ऐसे मैं एक आपको लास्ट में समरी बताऊंगा उस चैप्टर का, ठीक है। लेकिन वन बाय वन फिलहाल मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर्स पूछा गया है। सुषमा मिश्रा जी जो है वो कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन बोले हैं कि इस चैप्टर के एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस डाउट है उनका, ठीक है। तो उसको मैं गौर कर रहा हूँ उस पर, और धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर का आपको बेसिक पता हो, ताकि जब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर्स आपको बताऊँ और समझाऊँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए ये थ्योरम एकदम बेसिक है, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरम नंबर आप 13 समझ गए, थ्योरम नंबर 14 समझ गए, ठीक है। अभी एक थ्योरम बचा है, थ्योरम नंबर 15। बट उससे पहले एक और टॉपिक है ना, थ्योरम 14 से पेज नंबर G75 पर ही देखिएगा कि ऊपर के तरफ में एक लाइन लिखा गया है, एक पैरेललोग्राम लिखा है, वहाँ पर क्या है, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दैट ऑफ ए रेक्टेंगल on the same base and of the same altitude between the same parallel line। मीन्स क्या है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना गया है ना, क्या है, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन का नाम है P, एक लाइन का नाम है Q, ठीक है। इसके बीच में क्या है, एक पैरेललोग्राम बनाया गया है, वो है ABCD, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी पर एक दूसरा पैरेललोग्राम बना देते हैं। दूसरा पैरेललोग्राम कैसा हो जाएगा, सेम बेस सिर्फ सेम होना चाहिए, है ना। इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए E दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं F, ठीक है। तो अब दो पैरेललोग्राम हो गया है ABCD, और दूसरा पैरेललोग्राम हो गया EBCF, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या होगा, अगर दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है और उसका दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बनाया गया है, तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया सेम होता है, ठीक है। जो दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हो और दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अगर पैरेलल लाइन है तो ही, अगर ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। अब इसमें अगर हम क्या बनाते हैं, कोई पैरेललोग्राम बना देते हैं, है ना, तो पहली बात तो ये पैरेललोग्राम ही नहीं बनेगा, है ना, तो इसका एरिया सेम नहीं होगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिए, है ना। ऐसा अगर फिगर होता है क्वेश्चंस में, क्या होता है ना कि कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 13 समझ गए, थ्योरम नंबर 14 समझ गए। अब आते हैं थ्योरम नंबर 15 के तरफ में। थ्योरम नंबर 15 पेज नंबर G77 में दिया गया है, लिखा है, ट्राइंगल विथ इक्वल एरियाज ऑन द सेम बेस हैव द इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ठीक है। मीन्स क्या है कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है ना, इसमें एक ट्राइंगल बनाया गया है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा हो गया, है ना। अच्छा सॉरी,
थ्योरम नंबर 15 देखता हूँ, है ना। इस पर बोला गया है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है। फिगर्स थोड़ा सा ये हो गया, देखिए ठीक है। इस तरह का कोई दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, है ना। इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि ये आपको अलग से दिखे कि ये अलग है। एक ये ए बी और सी और ये डी, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, है ना। तो इसका दोनों का एरिया के बीच में क्या रिलेशन है। अगर दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों क्या है, सेम बेस पर है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मीन्स क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन पर है और सेम बेस पर है, इसलिए दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर से हम एक एल्टीट्यूड बनाते हैं, एल्टीट्यूड क्या बनता है ना, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी लाइन पर किसी दूसरे लाइन का 90 डिग्री पर होना। ये हमेशा 90 डिग्री पर ही बनता है। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर हम ए बी सी ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड बनाते हैं और एक बी सी डी से हम डी का एक एल्टीट्यूड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं P और यहाँ पर मान लेते हैं Q। तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू DQ होगा, ठीक है। ये हमेशा होगा, समझ में आया। अगर कोई पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसके जो एल्टीट्यूड होगा और दूसरे वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होगा, दोनों का एल्टीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए पी इक्वल टू डी क्यू होगा। ये हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर भी वही डिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी वही डिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी वही डिस्टेंस होगा। पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच का हमेशा डिस्टेंस सेम होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सारे ट्रायंगल्स को भूल जाइए, सिर्फ ये एल्टीट्यूड को देखिए, ए पी और डी क्यू को। तो ये तो हर जगह में सेम ही होगा ना, क्योंकि ये तो क्या है कि पैरेलल लाइन के बीच का है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, इसके सेम होगा, इसका और इसका लेंथ क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो होना ही है, वही क्या है थ्योरम में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सारा थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक समझ चुके हैं। अब हम लोग को एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहुंचना है।